सिर्फ कहने से एसयूवी, बोलने से एसयूवी नहीं हो जाती है, क्रॉसओवर ही रहेगी ये। दिस इज वन ऑफ द बेटर बिल्ट मारुति सुजुकी कार्स। जब आप अंदर बैठते हो तो वो जो प्रीमियमनेस वाली अपील है ना, वो इसमें थोड़ी सी मिसिंग आपको लगेगी। पेंट क्वालिटी जो है इसकी, पेंट फिनिश जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छी नहीं है, बट जब आप 1.2 लीटर से कंपेयर करोगे वो ट्रैक्टेबल ज़्यादा है, शहर में चलाने के हिसाब से कंफर्टेबल वो ज़्यादा है। यहाँ पे गियर शिफ्ट्स आपको थोड़े से ज़्यादा करने पड़ते हैं। Right, so this is the Maruti Suzuki Fronx, मारुति सुजुकी की नई ब्लॉकबस्टर आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि भयंकर नंबर्स में कर रही है। बट ये जो वर्जन है टर्बोचार्ज्ड, वो एक्चुअली उस ओवरऑल ब्लॉकबस्टर बनने में इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम रहा है। आप 1-2% भी मान लो तो बहुत बड़ी बात है। टर्बो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, और खुद भी मारुति सुजुकी जो है वो इसका 1.2 लीटर पुश करना चाहती है, क्योंकि वो इंजन एक तरीके से प्रॉफिटेबल हो चुका है। द मोर यू सेल द मोर प्रॉफिट्स यू मेक। बट क्योंकि मैं टर्बो चला रहा हूं और इनका दावा है कि ये इनकी परफॉर्मेंस पर ध्यान में रखकर बनाई हुई गाड़ी है, तो मेरा जो पिछले 3 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है, या मेरी टीम का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं कि क्या इसकी बड़े पॉजिटिव्स हैं और क्या इसके बड़े नेगेटिव्स हैं। Alright, so the first positive, जो कि आई थिंक आजकल के बायर्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, कि कोई भी गाड़ी जो थोड़ी सी क्रॉसओवरिश, एसयूविश लगती है, थोड़ी ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस वाली है, तो एक तो वो शायद उनको देखने में अच्छी लगती है। वैसे डिज़ाइन इसका ओवरऑल जो है बहुत अच्छा है। दूसरा, कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है या उन शहरों में रहते हो जहाँ पर गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, दानवा कार स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो उनमें आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिलता है। तो वो जो चीज़ है वो इसके फेवर में डेफिनेटली जाती है, बट ये इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है। बड़ा पॉजिटिव इसका आप ये बोल सकते हो कि अगर आप इसे खराब रास्तों पर भी लेकर जा रहे हो तो राइड क्वालिटी जो है इसकी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और ऑफ लेट हमने देखा है कि मारुति सुजुकी की जितनी भी कार्स हो, इनफैक्ट एंट्री लेवल ऑल्टो K10 की भी बात करोगे तो इतना बढ़िया इन्होंने ट्यून किया है सस्पेंशंस को कि ऑलमोस्ट हर तरीके के रास्तों पर आप इसको लेकर जा सकते हो। जो शहरी रास्ते हैं, जो अर्बन रास्ते हैं, या फिर गांव वाले रास्ते हैं, उनमें भी लेके जा सकते हो। ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, सिर्फ कहने से एसयूवी, बोलने से एसयूवी नहीं हो जाती है, क्रॉसओवर ही रहेगी ये। पर बलेनो वर्सेस आप इसको कंपेयर करोगे तो इसके सस्पेंशन ज़्यादा आपको रोबस्ट लगेंगे, ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देने वाले लगेंगे। तो खराब रास्तों पे जब आप इसको लेके जाओगे तो डेफिनेटली यू विल फील कि हाँ, इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, चाहे आप आगे बैठे हो या फिर आप पीछे बैठे हो। तो ओवरऑल राइड क्वालिटी जो है इसका एक बड़ा पॉजिटिव है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉजिटिव है वो है इसकी हेडलैम्प्स। फुल एलईडी सेटअप दिया गया है। पोजीशन जो है वो थोड़ी लो रखी गई है ऑफ कोर्स, तो आपको एक बार को लग सकता है कि यार कहीं विजिबिलिटी में तो दिक्कत नहीं आती है, बट अच्छी बात है। आप हाई बीम हो या लो बीम हो, आपको फुल एलईडी सेटअप मिलता है, एलईडी डीआरएल्स आपको मिलते हैं, तो ओवरऑल विजिबिलिटी रात में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जो कि यूजुअली पुरानी जो मारुति सुजुकी हैलोजन्स की अगर आप बात करते हो तो उसमें आती थी। रात में ही चलाते हो तो इसमें आपको ऑटो डिमिंग IR VM भी मिलता है, जो कि आपको थोड़ा सा बेहतर फील कराता है। जब पीछे से कोई हाई बीम में आ रहा हो तो आपको क्लियरली जो वो थोड़ा सा नज़र आ जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। बढ़ते हैं अगले पॉजिटिव की ओर, और वो है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप लगभग 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं, वैसे क्योंकि गाड़ी नई है तो बहुत सारे लोग सेकंड ईयर में अभी तक आए नहीं हैं, तो मेजर प्रॉब्लम्स अभी तक समझ में आई नहीं है। बट अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करोगे, अप टू 10,000 आपके लगभग 6 से 8,000 रुपये के आसपास लगेंगे, जिसमें आपका रेगुलर ऑयल चेंज होना, फिल्टर्स चेंज होना, कूलेंट वूलेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं, उनमें ओवरऑल जो खर्चा आपका आता है वो 6 से 8,000 का आता है, जो कि अगेन दर्शाता है कि मारुति है तो मेंटेन करना तो उतना मुश्किल होगा नहीं। क्या टर्बो में खर्चे आएंगे वो थोड़े लंबे टाइम के बाद में होता पड़ेंगे, क्योंकि टर्बोज हमने मारुति की तरफ से देखे नहीं है। नेचुरली एस्पिरेटेड में तो दिक्कत आती नहीं है। दूसरा, पहले हम मारुति की कई गाड़ियों में देखते थे कि अगर आप उसको ठीक ठाक 10,000 किलोमीटर की चला लेते थे तो कुछ कुछ लूज पार्ट्स, चूंचा चूंचा की आवाज़ें जो आती थी वो
एटलीस्ट ना एक्सटीरियर से कहीं पे लूज पैनल्स आपको नजर आए हैं, ना इंटीरियर से हमें लूज पैनल्स नजर आए हैं। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बेटर बिल्ट मारुति सुजुकी कार्स। अभी तक ऑल्दो इसका क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है और अब ग्लोबल इनकैप का होने वाला नहीं है, तो भारत इनकैप का जब टेस्ट आएगा तब आपको और ज़्यादा बेहतर पता पड़ जाएगा। बट वैसे ही देखने में ही और फील करने में ही आपको लगेगा, मतलब जिस तरीके का मटेरियल यूज़ किया, चाहे शीट मेटल हो, चाहे डोर्स हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो थोड़े से सॉलिड लगते हैं। तो आई होप कि जब इसका बी इनकैप हो तो ये अच्छा परफॉर्म करे। बाकी मेरी बात अभी मानिए मत, बी एनकैप का रिजल्ट आने दीजिए, बट ओवरऑल इट फील्स बेटर एंड इट्स ईजियर टू मेंटेन। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉजिटिव, और जो है आप अब जैसे ही अंदर आएंगे, स्पेशली अगर आप टर्बो ले रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली लोडेड टू द ब्रिम। मतलब बोलते हैं ना कि जो फीचर चाहिए वो तो है ही है, जो नहीं चाहिए वो भी आपको दे दिया है। बहुत सारे फीचर्स जो कि हमने इनके एक्सपेंसिव कार्स में देखे हैं, मतलब जैसे कि ग्रैंड विटारा में देखे हैं, और ये मिनी ग्रैंड विटारा बनाने की उन्होंने कोशिश की है, चाहे एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो। तो फीचर्स भी जो हैं बहुत सारे कॉमन हैं, जैसे कि 9 इंच की ये बड़ी टच स्क्रीन आपको मिलती है, जो कि पहले से ज़्यादा फ्लूइड है। हालांकि अगर आप इसका लोअर वेरिएंट अगर आप लेते हो तो उसमें आपको वो पुराने ज़माने वाली ही, मतलब इससे जस्ट पहले वाली ही जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो वो आपको मिलती है। जैसे कलर कॉम्बिनेशन उतने अच्छे नहीं है, दिस वन लुक्स बेटर, फ्लूइड ज़्यादा है, बेहतर तरीके से काम करती है, तो वो चीज़ आपको मिल गई है। फिर उसके बाद में HUD डिस्प्ले, किसको ज़रूरत है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा गिमिकी मुझे लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि ये ठीक है, मतलब आपके आई लेवल पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आने लग जाती है, बट थोड़ा फ्लिम्जी है, कई जगह कई बार अंदर चला जाता है तो बाहर निकलने में मना कर देता है ये, तो ये कुछ चीज़ें इसके साथ में होती है। बट हाँ, HUD आपको दे दिया गया है। फिर ऑफकोर्स मल्टीपल फीचर्स जो हैं आपको इस पे भी मिलते हैं, स्टीयरिंग व्हील पे भी मिलते हैं। एक तो लेदर से ऑफकोर्स इससे रैप किया ही गया है। फिर उसके बाद में आपको फ़ोन उठाना हो, काटना हो, वॉइस कमांड देना हो, वो सब चीज़ें दी गई है। क्रूज़ कंट्रोल आपको दे दिया गया है। फिर उसके बाद में ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दे दिया गया है। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप जो है वो आपको दे दिया गया है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू सी यहाँ पर जो आपको मिलती है। और आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा, जो कि आपकी मदद कर सकता है ऑफकोर्स, क्योंकि साइड में आपको चीज़ें दिखा रहा है ये, बट ये बेयरली आप देख सकते हो। स्पेशली अगर आप रात में देख रहे हो समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, आपको समझ में नहीं आएगी कौन सी गाड़ी खड़ी है, कि वो उसका लोगो भी समझ में आ जाए, गाड़ी भी समझ में आ जाए, शेप से तो बहुत बड़ी बात है। ये पत्थर है, पत्थर समझ में नहीं, पत्थर है कि मिट्टी है समझ में नहीं आ रही, तो रात में जब आप चलाओगे तो बड़ी दिक्कत इसमें आती है, तो एक नेगेटिव है। बट हाँ, 360 डिग्री दिया गया है तो एक कहने के लिए फीचर हो गया है, बट थोड़ा सा बेटर क्वालिटी दे देते हैं ना तो मज़ा आ जाता। फीचर्स की ही बात करते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफकोर्स आपको मिल गया है, रियर AC वेंट्स आपको मिल गए हैं, USB टाइप A आपको मिल जाता है, 12V पावर सॉकेट मिल जाता है, पीछे आपको USB सपोर्ट मिल जाता है, वायरलेस चार्जर आपके लिए मिल जाता है। फिर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो ORVM का और दैट, तो वो चीज़ डेफिनेटली इसके फेवर में जाती है कि फीचर लोडेड कार है। ऐसा कोई फीचर नहीं है जो मिस इन्होंने कर दिया है। जब आप अंदर बैठते हो तो वो जो प्रीमियमनेस वाली अपील है ना, वो इसमें थोड़ी सी मिसिंग आपको लगेगी। हालांकि फीचर्स भर भर के दिए हैं, बड़े एक फीचर जो कि समझ लो कि आजकल गाड़ी खरीद रहे हो तो चाहिए ही चाहिए, स्पेशली अपने बच्चों से आप पूछते हो। वैसे हमारे जब पेरेंट्स हुआ करते थे तो बच्चों से पूछा नहीं करते थे कि भैया कौन सी गाड़ी लेनी है, आपको भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो सनरूफ की बात करते हैं और फिर आप उनको बच्चों को सुखाने का काम उसको लेते हैं, तो वो आप ना करें, ऐसे अतरंगी चीज़ें ना करें। सनरूफ डेफिनेटली मिसिंग है, थोड़ा एयरीनेस देने में मदद कर सकता है, बट जिस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन में हम रहते हैं उसकी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। तो फॉर मी इट्स नॉट अ बिग मिस, बट हाँ लोगों को चाहिए तो शायद होना चाहिए। अब पॉजिटिव संख्या पता नहीं कौन सी है, बट पॉजिटिव है कि सीट्स जो हैं इसकी बेहद कंफर्टेबल हैं, बड़ी सीट्स हैं। इनफैक्ट सीट्स मुझे इनकी मोस्ट गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं लगती है, स्विफ्ट में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, ऑल्टो को छोड़ दो, बट स्विफ्ट में, बलेनो में और सेम सीटें जो हैं आपको यहाँ पे भी मिलती है। तो अच्छी खासी विड्थ है सीटों की, आप अच्छे से बैठ सकते हो। आपकी अगर फिजिक थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, मुझसे भी ज़्यादा, वैसे मैं भी बहुत चौड़ा हो रहा हूँ आजकल, पर मुझसे भी ज़्यादा है, तो फिर आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऑल्सो एडजस्टमेंट जो है आपका रिक्लाइन आप कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपको जैसे भी एडजस्ट करके बैठना है तो आप डेफिनेटली बैठ सकते हो। और सिर्फ फ्रंट सीट्स ही नहीं, रियर सीट में भी आपको जगह मिल जाती है। ये वाली जो सीट है वो एक्चुअली 6 फुट 6'2" का आदमी अगर बैठा है उस हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद भी मुझे एक्चुअली ठीक ठाक जगह मिल जाती है। अगर 6 फुट के 2 बैक टू बैक पीछे बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट हाँ 4 बड़े अडल्ट्स और एक बच्चा बैठ सकता है, या 5 ठीक ठाक फिजिक के अडल्ट्स जो हैं वो इसमें बैठ सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है हेडरूम की। अगर आप ऐसे बैठे हो
तो भी आप देख रहे हो, तो अगर मुझसे ज़्यादा, क्योंकि सीट को थोड़ा ऊंचा किया गया है, तो अगर मेरे से थोड़ी सी लंबे आप होंगे, और मैं लंबा नहीं हूँ, अबाउट 5'6", 169 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज, मुझसे ज़्यादा अगर आप लंबे होंगे तो ये आपका ब्रश कर सकता है, तो वो एक थोड़ी सी परेशानी है। बट हाँ, 5 लोग डेफिनेटली यहाँ पे बैठ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द बिग नेगेटिव्स, और पहला नेगेटिव जो मेरे हिसाब से वो ये है कि पेंट क्वालिटी जो है इसकी, पेंट फिनिश जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छी नहीं है। पेंट जब आप पहली बार देखते हो आपको लगेगा कि भैया सब सही है, बट क्योंकि मैं 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही मामूली कंकड़ वंकड़ के भी अगर आपके कुछ लग गई है इस गाड़ी से, तो आपका वो पेंट जो है उखड़ जाता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर पेंट आपको यूज़ करना चाहिए था, ग्रेड थोड़ी बेहतर यूज़ करनी चाहिए थी, जिससे कि वो शिकायत ना हो। दूसरी चीज़, बिकॉज ऑफ द शेप, पीछे की साइड ना गंदगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मिट्टी आप रैंडमली, मतलब अभी हम धुला के लेकर आए हैं, उसके बाद भी मिट्टी जो है वो हर जगह आपको नज़र आ जाएगी। कुछ गैप्स हैं जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा घुस जाती है। तो ये 2 चीज़ें, मतलब पेंट क्वालिटी प्लस जिस तरीके की डिज़ाइन है उसकी वजह से गंदगी का अट्रैक्ट करना मेरे हिसाब से बड़ा नेगेटिव है। तो इसको मेंटेन करना उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा। और जब पीछे आई गए हैं तो एक और नेगेटिव की मैं आपको बात बता देता हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट कि लगता है कि भैया ठीक ठाक बड़ा बूथ स्पेस है, बट जब आप इसमें सामान रखने की कोशिश करते हो तो एक बड़ा सूटकेस आपने रख दिया है तो दूसरा रखना इम्पॉसिबल आपका हो जाता है। ऑल्सो ये जो है ना बूटलेट जो है, ये इतनी ऊपर है कि आपको सामान एक्चुअली लिटरली उठा के ऐसे अंदर रखना पड़ेगा, और ये बहुत डेप्थ है। आप देखोगे मेरा इतना हाथ ऑलमोस्ट ये डेप्थ है, तो जब उठा के आप सामान रखोगे तो स्ट्रगल होगा। तो स्पेशली घर में एल्डरली लोग हों तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो सामान तो इजीली नहीं रख सकते, ना वो निकाल सकते हैं। बट एक अच्छी चीज़ है कि 60-40 का स्प्लिट है, तो अगर आपको सामान ज़्यादा कैरी करना है तो आप इसको गिरा सकते हो या इसको गिरा सकते हो, और उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर इन केस 3 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीटली आप इसको गिरा सकते हो, और उसके बाद में अच्छा खासा स्पेस जो है आपको मिल जाएगा। आप देखिए ऐसे आप इसे गिरा दोगे तो 60-40 स्प्लिट है, हालांकि उठा हुआ है, बट सामान ऑफकोर्स आप ज़्यादा कैरी कर पाओगे तो वो बढ़ जाएगा। बट सामान रखना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। एक और नेगेटिव, वैसे तो ऑटो डिमिंग एयरबीम जो है वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, बट वो काम तभी करेगा जब आपको थोड़ा व्यू आएगा। एक तो क्या स्लोपिंग सॉर्ट ऑफ आपका विंड स्क्रीन दिया है, ये देख रहे हो ना आप, ये स्लोपिंग सॉर्ट ऑफ है, और जो आपके हेडरेस्ट हैं वो काफ़ी बड़ी साइज़ के हैं, और अगर बीच वाला वो छोटू वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटू वाला, अगर ये भी आप लगा लो या 3 लोग इसमें बैठ जाएंगे तो आपका व्यू जो है कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट, इनफैक्ट ये जो ORVM है और इसके बीच में जो ये ब्लैक वाला पोर्शन लगाया गया है जहाँ पे इन्होंने अपना स्पीकर लगाया है, इसकी वजह से भी ब्लाइंड स्पॉट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो विजिबिलिटी, ओवरऑल विजिबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी। इनको रियर में भी थोड़ी बेहतर चाहिए होती है। टर्न करते वक्त आपके लिए ORVM के बीच में जो गैप है वहाँ पर कुछ क्रिएट कर देते तो वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता। तो ये एक नेगेटिव मुझे इन पिछले 2-3 महीनों में फील हुआ है। ये है ना, ये इतना बड़ा है, यहाँ पे टीवी लगा दो आप, मतलब सीरियसली बहुत ही बड़ा है, तो व्यू मेरा ब्लॉक करता है ये। हालांकि सीट को थोड़ा सा ऊपर किया गया है फ्रंट वाली से, ऑफकोर्स पीछे वाली, जिसकी वजह से विजिबिलिटी देने की कोशिश की है, बट विजिबिलिटी ब्लॉक होती है। एक परेशानी जो आपको होती है जो कि नेगेटिव है मेरे हिसाब से, वो ये कि ये जो है ना, इसको हमेशा लगा के आपको रखना पड़ता है। आप देख रहे होंगे मैं बैठा हूँ, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, मैंने ऐसे ही लगा रखा है जबकि मैं अपना पीस टू कैमरा दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर गाड़ी ऑन होगी ना और आपने इसको हटा दिया तो ये इतना चिल्लाता है, और ये मारुति की हर गाड़ी में है। कोई आपने वेट सेंसर तो दिया नहीं है कि कोई बैठा है तभी ये हल्ला मचाए जैसे फ्रंट में होता है। यहाँ पे कोई बैठा हो या ना बैठा हो, ये अंदर ही होनी चाहिए, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। ऑलराइट, तो अब हम परफॉर्मेंस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ों की हमने कर ली है। परफॉर्मेंस में सबसे पहले पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव ये है कि फाइनली वी हैव अ टर्बो इंजन फ्रॉम मारुति सुजुकी। ऐसा नहीं है कि 1.2 लीटर इज a bad engine. It's in fact one of the best 1.2 liter 4-cylinder naturally aspirated engines that we have in the country, and it still continues to be. शायद अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर जनरेशन स्विफ्ट में और बाकी सब चीज़ों में वो चला जाएगा, इट बिकम अ 3-cylinder। पर पॉइंट ये है कि टर्बो यहाँ पे आ गया है, विच इज़ द सेम 1 लीटर 3-cylinder जो हमने बलेनो RS में देखा था, वो सेम इंजन आपको यहाँ पे मिलता है। इट्स डेफिनेटली नॉट द मोस्ट पावरफुल ऑन पेपर फॉर श्योर, बट टॉर्क की अवेलेबिलिटी की जब बात आती है तो वो अच्छा खासा अब आपको मिलने लगा है। और ये जो टॉर्क है एक्चुअली ज़्यादा यूजेबल है व्हेन यू आर ऑन अ हाईवे और आप ओपन पैचेस में हो, तब ज़्यादा यूजेबल है। 1.2 लीटर देयर स्ट्रगल्स अ लिटिल बिट, क्योंकि आपको ज़्यादा रेव करना पड़ेगा, उस पावर बैंड में आना पड़ेगा, उस RPM बैंड में आना पड़ेगा जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पावर आपको निकाल कर दे रहा है। अपने ओवरटेक मनूवर्स की जब बात आती है तो उस मामले में 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन इज़ डेफिनेटली बेटर। इट्स ऑल्सो फास्ट इनफ। 1.2 लीटर
इज़ डेफिनेटली नॉट मेंट फॉर इट। उसको ज़्यादा मतलब इट हैज़ बीन अ रिलायबल इंजन एंड ऑल ऑफ दैट, सारी चीज़ें हैं। फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी दे देता है वो, और ठीक ठाक पावर टिल बलेनो आप मान सकते हो कि बलेनो तक की वेट वाली गाड़ियों के लिए एकदम परफेक्ट काम करता है। बट समथिंग लाइक अ बलेनो इसके साथ में ज़्यादा अच्छे से टर्बो चार्ज जो इंजन है वो सीमलेस काम करेगा, स्पेशली जब आप थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, और 0 to 100 जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा फास्ट इसका है ही है, तो उस लिहाज से डेफिनेटली ज़्यादा बेटर मैनेज करता है। बट जब आप 1.2 लीटर से कंपेयर करोगे, वो ट्रैक्टेबल ज़्यादा है, शहर में चलाने के हिसाब से कंफर्टेबल वो ज़्यादा है, यहाँ पर गियर शिफ्ट्स आपको थोड़े से ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको हर टर्बो चार्ज इंजन में मिलती है, क्योंकि टर्बो जब तक स्पूल नहीं होता है, जब तक काम करना शुरू नहीं करता है, तब तक आपको गियर चेंजेस करने पड़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो विद दिस वन। बट पॉजिटिव ये है, वी फाइनली हैव अ टर्बो, नॉट द मोस्ट पावरफुल बट वी स्टिल हैव अ टर्बो विच इज़ बेटर ऑन हाईवेज ऑन ओपन रोड्स देन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो इनका K12 वाला है। नेक्स्ट पॉजिटिव की बात करूँ जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, वो है राइड क्वालिटी। और इस मामले में मारुति सुजुकी ने बेहतरीन काम किया है, मतलब नॉट जस्ट इन दिस कार। यू स्टार्ट फ्रॉम ऑल्टो K10, तो K10 का जो सस्पेंशन है वो उस सेगमेंट छोड़ो, उस सेगमेंट के ऊपर वाली बहुत सारी गाड़ियों में वैसा सस्पेंशन नहीं होता है। K10 बात कर लीजिए, नई बलेनो बात कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट जो बलेनो आई थी प्री फेसलिफ्ट, उसके साथ में वो दिक्कत थी कि वो कुछ ज़्यादा स्टिफन अप उन्होंने कर दिया था सस्पेंशन को, वो ज़्यादा गड्ढे जो होते थे आपको फील होते थे। नाउ विद दिस वन, विद द फ्रॉन्क्स एंड द न्यू बलेनो, राइड क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, लीप्स एंड बाउंड्स। वो जब बोलते हो कि इतनी शानदार इंप्रूवमेंट हो गई है, और ये जो सस्पेंशन डिपार्टमेंट ने जो काम किया ना मारुति सुजुकी के, दे हैव डन अ ट्रमेंडस जॉब। और द सेम थिंग अप्लाइज टू दिस। यू टेक इट ऑन बैड रोड्स, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। ग्राउंड क्लियरेंस क्योंकि इसका इंप्रूव हुआ है, तो आप वो प्लस राइड क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि अगर आप गांव वाले रास्तों में लेके जा रहे हो या ऐसे रास्तों में लेके जा रहे हो जहां पर टूटा फूटा रास्ता है, जो कॉन्फिडेंस आपको ये सेटअप देता है, ये कॉम्बिनेशन देता है, दैट मेक्स द होल एक्सपीरियंस सो ग्रेट। रही बात इस गियर बॉक्स की, तो स्मूथ सा गियर बॉक्स है ये, और जब आप Hyundai की बात करते हो तो Hyundai के थोड़े से ज़्यादा स्मूथ फील होते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर भी स्मूथ है, बट इट जस्ट वो 19.5-20 वाला फ़र्क है, तो वो चीज़, या 19-20 वाला फ़र्क है, वो वाली चीज़ आप बोल सकते हो। एक नेगेटिव जो मैं शायद अपने जब पॉजिटिव समझा रहा था तभी बता रहा था मैं, दैट यू गो टू कॉन्स्टेंटली चेंज गियर्स एंड दैट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस व्हेन यू ड्राइव इट इन सिटी। बार बार आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप सिटी में कितने आरपीएम पे चला रहोगे गाड़ी। आप 1500 आरपीएम खींच के 1500 आरपीएम के आसपास आप गाड़ी चला लेते हो। अभी यहीं पर अगर वो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता तो एकदम स्लो स्पीड पे आने के बाद स्ट्रगल नहीं करता, जैसे अब मेरे को करना ही है चेंज, वो चीज़ उस 1.2 में नहीं होता। और वो हर नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में अच्छी बात है, नॉट जस्ट बलेनो, बट इसके साथ में वो है कि बार गियर चेंजेस करने पड़ेंगे। ऑल्सो एट टाइम्स जब आप हायर गियर में हो, और क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन क्या है कि जब अपने उस स्पॉट में होते हैं, उस आरपीएम बैंड में होते हैं, तो आपको ओवरटेक करना हो, मान लीजिए आप हायर गियर में चल रहे हो और आप ईजी चल रहे हो, 100 kmph की स्पीड है, योर इंजन इज प्रॉब्ली होवरिंग अराउंड 2500-2700 आरपीएम, बट जब ओवरटेक करना हो, यू स्लैम द एक्सेलरेटर पेडल एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। इसके साथ में वो जो टर्बो के साथ में जो किक वाली जो बात होती है, इट जस्ट मिसेस आउट ऑन दैट, एंड दैट्स बिकॉज जैसे मैंने बोला कि ऑन पेपर पावरफुल उतनी ज़्यादा नहीं है, और रियलिटी में भी आपको फील होने लग जाता है। थोड़ा सा और पावरफुल इंजन होता तो मज़ा आ जाता उस केस में। यू सिट प्रीटी हाई, द सीट्स आर कंफर्टेबल। बस हाँ, कभी कभी जब आप टर्न्स वगैरह लेते हो तो इसका जो साइड बॉल्स्टरिंग है, इट फील्स टू सॉफ्ट, इट डजंट होल्ड यू दैट वेल। बाकी ओवरऑल एक परिपक्व कार है, बस थोड़े से टर्बो चार्ज में थोड़ी सी और पावर मिल जाती तो मज़ा आ जाता। और मैं इस गाड़ी को 3 महीने से चला रहा हूँ बाय द वे, और 3 महीनों में कहीं पर भी ऐसा लूज पार्ट सस्पेंशन वाइज कई बार कई गाड़ियों में दिक्कत आने लग जाती है कि सस्पेंशंस उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या थोड़े से वो होने लग जाते हैं। और 10,000 किलोमीटर चलाया भाई, तो मैंने इसको 1000 किलोमीटर चलाने के बाद भी, जैसे कि मैं कुछ ब्रांड्स का अगर स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स के सस्पेंशन बहुत अच्छे होते हैं, बट 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में आपको फील होने लग जाता है कि हाँ ठीक है, कि थोड़ा बहुत और बेटर हो सकता था मामला। वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। 10,000 किलोमीटर है, और मुझे पूरा भरोसा है कि और भी किलोमीटर अगर आप चला लोगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो या दैट्स दैट।